खास कार्यक्रम खबर में दम है में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रही। सबसे पहले बात होगी दिग्गजों के दौरे और वोट बैंक के हिसाब किताब की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद महीनों में 6 बार राजस्थान के दौरे पर आ चुके हैं और फिर आने वाले हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपहरण, गैंगरेप और हत्या के अलावा खाकी पर लगे काले दाग की खबर। दरअसल बीकानेर के खाजूवाला में 20 साल की युवती के साथ हैवानियत की गई, उसकी बेरहमी से हत्या की गई और यह सब किसी अपराधी या सनकी ने नहीं, पुलिस ने ही किया है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा समय बिताते हैं या आपकी बेटी, बहन या घर की कोई महिला ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है तो सतर्क हो जाइएगा। आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज हम आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर की सबसे घिनौनी काली सच्चाई भी बताएंगे। वही बात राजनीति की भी होगी और कांग्रेस के रिपीट होने के दावे की भी बात होगी और सियासी तकरार का पूरा विश्लेषण भी आज के इस खास पेशकश में बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। राजस्थान चुनावी रंग में रंगने वाला है और सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। जहां एक तरफ प्रदेश के नेता कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में हैं, वहीं पीएम मोदी समेत अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के ताबड़तोड़ दौरे से प्रदेश का सियासी माहौल बदलने की कवायद भी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। मिशन राजस्थान के लिए कर्नाटक से सबक। इस भ्रष्ट सरकार जो जनता का धन को लूट रही है, इसके विरुद्ध में जांच होनी चाहिए और लूट बंद होनी चाहिए। भ्रष्टाचार वाला वार बनेगा जीत का हथियार। सरकार महाभ्रष्ट या भ्रष्टाचार के उसमें डूबी हुई है और मैं सोचता हूं अब जनता के सामने कांग्रेस का और राजस्थान की सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। मोदी, शाह, नड्डा के राजस्थान में दौरे तेज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के आला नेताओं के दौरे राजस्थान में बढ़ गए हैं। नरेंद्र मोदी चंद महीनों में 6 बार राजस्थान के दौरे पर आए और अगले महीने यानी जुलाई में फिर राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं। तो इसी महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं। 28 तारीख को हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का जोधपुर में कार्यक्रम है। 29 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी का भरतपुर में कार्यक्रम है और 30 तारीख को देश के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का उदयपुर में कार्यक्रम है। बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद खास है क्योंकि न सिर्फ इस साल बीजेपी को यहां की सत्ता में वापसी की उम्मीद है, तो 2024 में केंद्र में मजबूत सरकार बनाने के लिए राजस्थान की 25 सीटें भी अहम हैं। 2019 में सभी 25 सीटों पर बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। खास बात यह है कि कर्नाटक में धर्म आधारित मुद्दा न चल पाने के बाद बीजेपी राजस्थान में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की कमियों को मुद्दा बना रही है, जिसमें भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के साथ ही आपसी खींचतान भी मुद्दा है। द्वंद में फंसी सरकार में जो लूट हो रही है, सरकार को प्रमाणिक दस्तावेज के साथ जब हमारे सांसद कहते हैं एफआईआर दर्ज करो, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का बात करने वाली सरकार दाएं बाएं झांकती है। कांग्रेस के राज में उन्हीं की सरपरस्ती में जिस तरीके से स्मार्ट सिटीज की हालत खराब हुई है, टाउन प्लानिंग खराब हुई है, गांव तो छोड़िए, शहरों की सड़कों की स्थिति देख लीजिए, शहरों के विकास को देख लीजिए। और इसलिए जयपुर के साथ तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया। ये कैपिटल है, इसको जो सम्मान मिलना चाहिए था, इसको जो तरक्की मिलनी चाहिए, इसको जो खूबसूरती मिलनी चाहिए थी,
उसको बदसूरत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी का शुरू हुआ महाअभियान अभी भी जारी है। देश भर में चलने वाले इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने अजमेर से की और इस बात का संकेत दिया था कि राजस्थान का चुनाव उनके लिए खास है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 9 महीने में जुलाई में 7वीं बार राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं। ये पिछले 9 महीने में पीएम मोदी का 7वां राजस्थान दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा भी बढ़ने वाला है। चुनावी साल के लिहाज से शाह और नड्डा का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो 30 जून को उदयपुर में अमित शाह तो 29 जून को भरतपुर में नड्डा का दौरा संभव है। ये दोनों नेता दोनों संभाग में पार्टी को मजबूत करने का अभियान शुरू करेंगे। अमित शाह भरतपुर के बाद उदयपुर में बूथ सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे। पीएम मोदी 30 सितंबर 2022 को आबू रोड आए थे। इसके बाद पीएम 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम आए थे, जहां से माना जाता है कि उन्होंने आदिवासी समाज को सियासी संकेत दिए। वहीं पीएम मोदी इस साल 28 जनवरी को आसिंद आए थे। 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान उन्होंने दौसा के धनावड़ में जनसभा की थी। 10 मई को नाथद्वारा माउंट आबू में जनसभा को संबोधित कर उन्होंने अपना पूरा वादा दोहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने 31 मई को अजमेर का दौरा कर यहां से अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के महाअभियान का आगाज किया था। अब जुलाई में पीएम मोदी का जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम मोदी 3000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर सकते हैं। हालांकि मोदी के दौरे की तारीख तय नहीं हुई है। पहले पीएम मोदी के दौरे और अब अमित शाह के उदयपुर दौरे के कई सियासी संकेत हैं, क्योंकि उदयपुर बीजेपी का मजबूत किला है। 2018 के चुनाव को भी देखें तो यहां की 28 में से 15 सीट पर बीजेपी कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद माना जा रहा है मेवाड़ राजनीति में कटारिया की कमी जरूर खलेगी और यही वजह है कि कटारिया की कमी को पूरा करने के लिए चित्तौड़ से आने वाले सांसद सीपी जोशी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो पार्टी की मजबूती के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक भी अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, ऑनलाइन करा सकता है। लेकिन आम आदमी का तो छोड़िए, एक चुना हुआ वरिष्ठ नेता और सांसद राज्यसभा के उनको एफआईआर लॉन्च कराने में उनको धरने पर बैठना पड़े। इतना ही नहीं, बीजेपी चुनावी साल में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को हथियार बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। राज्यपाल को बीजेपी ने 4 मुख्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आने वाले दिनों में सरकार के चूल्हे लाएंगे। भ्रष्टाचार के जो प्रमाण दिए हैं, हम हर उस संस्था के पास जाएंगे जो भ्रष्टाचार के प्रमाणों के आधार पर जाँच कराएगी। आज महामहिम को हमने ज्ञापन देकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। राजस्थान बीजेपी में भले ही ऑल इज वेल का संदेश दिया जा रहा हो, लेकिन पीएम मोदी के लगातार दौरे और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान बताता है कि कहीं न कहीं बीजेपी में खींचतान तो है और इससे निपटने की जिम्मेदारी अब केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि पार्टी किसी भी कीमत में कर्नाटक वाली गलती राजस्थान में दोहराना नहीं चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और वहीं बीकानेर के खाजूवाला में 20 साल की युवती के साथ हैवानियत की गई और इतना ही नहीं, उसकी बेरहमी से हत्या करके शव को फेंक दिया गया। और यह सब किसी अपराधी या सनकी ने नहीं किया। इसमें आरोप किसी और पर नहीं, प्रदेश की सुरक्षा में लगी खाकी पर ही लगे हैं, पुलिस पर लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलित युवती से हैवानियत की हद पार, अपहरण, गैंगरेप और हत्या कर फेंकी लाश। प्रदेश की सुरक्षा में लगी खाकी पर ही दाग। गैंगरेप, हत्या और हंगामे के बाद बनी बात। वो दलित थी, हर रोज कंप्यूटर कोचिंग के लिए जाया करती थी। रास्ते में सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद रहती है और वो उनको देखकर सुरक्षा महसूस करती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि जनता की सुरक्षा में लगी खाकी ही
उसकी हत्या कर देगी, और वो भी बहुत ही घिनौने तरीके से। पीड़ित पिता का आरोप है कि बीते 15 दिनों से दिनेश बिश्नोई नाम का युवक बेटी का पीछा कर रहा था। बेटी ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था। 20 जून को सुबह 10 बजे बेटी जब कोचिंग आई हुई थी, तब दिनेश बिश्नोई ने खाजूवाला थाने के 2 कांस्टेबल भागीरथ बिश्नोई और मनोज बिश्नोई के साथ मिलकर बेटी को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे अपने दोस्त के कमरे पर ले गए। वहां पर बेटी के साथ दोनों पुलिस कांस्टेबल दिनेश और 2-3 अन्य लोगों ने गैंग रेप किया। इस दौरान ही बेटी ने दम तोड़ दिया। इन 2 कांस्टेबल्स का नाम एफआईआर में नामजद परिजनों द्वारा दिया गया है। उनको एक बार एफआईआर दर्ज होने के साथ ही सस्पेंड किया गया है और साथ ही उनकी भूमिका के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा अनुसंधान किया जाएगा। दलित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। परिजनों ने घटना को लेकर 3 लोगों पर नामजद मामला भी दर्ज करवाया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने 2 कांस्टेबल का नाम एफआईआर दर्ज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार को सौंप दी। लेकिन उसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ लिया और परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने तक हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के साथ साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी खाजूवाला पुलिस थाने के सामने धरना देने लगे और जमकर हंगामा करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से जुड़े लोगों ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग रखी। पीड़ित परिवार की मांग थी कि पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। 10 सूत्री मांग पत्र दिया गया है, उसमें सभी मांगे हमने डिमांड की है कि भाई जो भी पीड़ित परिवार है उसको तुरंत प्रभाव से न्याय मिले, जिससे जो दोषी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो भी थाने से संबंधित लोग हैं उनको भी थाने उस पर कार्रवाई की जाए। मुआवजा की बात आई इसमें तो 1 करोड़ का मुआवजा, घर में एक व्यक्ति को सर्विस और जांच, उच्च स्तरीय जांच की जाए, ये सब मांग पत्र में लिखा गया है। मामला बढ़ने के बाद और पुलिस अधिकारियों से कई दौर की वार्ता के बाद परिवार से सहमति बनी। सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। 36 घंटे से ज्यादा चले गतिरोध में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता धरना स्थल पर पहुंचे और कांग्रेस सरकार को घेरने का मौका भुना लिया। बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की। आम जनता की बात को मनवाने के लिए भाजपा यहाँ पर है ना। इसलिए भाजपा अपना काम कर रही है कि हम किसी तरह से आम जन के साथ खड़े, हम उस परिवार के साथ खड़े और प्रशासन के बीच में की कड़ी बन करके उसका समाधान कर पाए और उस बच्ची को न्याय दिला पाए। गैंगरेप, हत्या और हंगामा के बाद सहमति। परिजनों को 25 लाख का मुआवजा। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी की निगरानी में रखे जाएंगे। पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाने पर सहमति बनी। थाने में 3 साल से तैनात पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया गया। जैसे कि एक परिवार में किसी को एक नौकरी दी जाएगी संविदा पे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि हमने जो जांच करवाई है वो स्पेशल टीम से करवाएंगे, एसआईटी टीम से करवाएंगे। और तीसरा, इन्होंने कहा है कि भाई हम इनको जो भी है पैकेज है अच्छा पैकेज देंगे, जिसमें उन्होंने नियर अबाउट 25 लाख के आसपास बताया है। और जो भी इसमें दोषी होगा उसको किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। सबको अगर दोषी पाया गया तो उनको सस्पेंड के साथ साथ उनको बर्खास्त भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इन सब के बीच गैंगरेप और मर्डर से पहले का आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी दिनेश अपने सहयोगी पुलिसकर्मी मनोज के साथ युवती को घायल हालत में अस्पताल ले जाता है, जहां से अस्पताल में छोड़कर दोनों ही फरार हो जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार जब युवती को अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। ऐसे भी कोई तथ्य आते हैं जबकि कुछ कांस्टेबल्स की अपराधियों के साथ मिलीभगत पाई जाती है। इसमें 0 टॉलरेंस की सरकार की पॉलिसी है और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। कोई भी आपराधिक तत्वों के साथ अगर घूमता हुआ या उनके साथ साठगांठ करता हुआ मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं मुख्य आरोपी दिनेश का खाजूवाला थाना पुलिस से संबंधों के कई फोटो और वीडियो सामने आए हैं। आरोपी पुलिस की गाड़ी में घूमकर लोगों पर रौब जमाया करता था। आरोपी दिनेश का एक वीडियो सामने आया था जिसमें आरोपी ने पूर्व सीआई अरविंद सिंह के ट्रांसफर होने पर आयोजित पार्टी में जमकर डांस किया था। जो जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वो हमारे संज्ञान में भी है और इसी के लिए जो गंगानगर में पदस्थापित आईपीएस प्रोबेशनर है उनको रवाना कर दिया गया है। खाजूवाला पहुंचने वाले हैं तो इनकी जो भी मिलीभगत है आपराधिक तत्वों के साथ उसकी जांच वो करेंगे और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद
जो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं कि जैसे ही इस आरोपी की गिरफ्तारी जो भी सूचना देगा उसको 40,000 रुपये का इनाम किया जाएगा। वहीं पर उसकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि बीकानेर के लिए फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सबसे बड़ा सवाल है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष शर्मा। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा समय बिताते हैं या आपकी बेटी, बहन या घर की कोई महिला ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए है और कोई भी आपके दिमाग को घुमा सकता है। खबर यह है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। एक रिपोर्ट देख लीजिए इसी से रिलेटेड। सावधान, ये खबर आपके लिए जरूरी है। होशियार, धर्मांतरण के नाम पर खौफनाक खेल। बचिए, क्योंकि टारगेट पर हैं आपके अपने। चेतिए, जिहादी मंसूबों की है आप पर नजर। रेड अलर्ट, चल रहा है धर्मांतरण का ऑनलाइन गेम। सीकर में गेम जिहाद। अगर आपकी बेटी, बहन या घर की कोई महिला ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है तो सतर्क हो जाइए। कोई भी आपके दिमाग को घुमा सकता है, आपका ब्रेन वॉश कर कुछ भी करा सकता है और ऐसा ही सीकर जिले में हुआ है। खबर यह है कि ऑनलाइन गेम के जरिए पहले एक विवाहिता के साथ चीटिंग की गई, उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और वो हर्षिता से हानिया बन गई। टारगेट आप, जरिया मोबाइल गेम, मंशा जिहादी, गिरोह बस एक क्लिक दूर, मकसद धर्मांतरण, शिकार सीकर की विवाहिता। सदर थाना इलाके से एक परिवार पेश हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बहन के साथ कोई व्यक्ति है जिसे वो नहीं जानता है, पर उसका नाम उसने तैयब बताया था। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेकर कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवाद दिया है, जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। सीकर जिला मुख्यालय के नजदीक गांव की रहने वाली विवाहिता का संपर्क ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अलीगढ़ के रहने वाले तैयब नाम के लड़के से हुआ था। तैयब ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका नाम तक परिवर्तन करवा दिया। वो खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी। इतना ही नहीं, उसको नमाज भी पढ़ने और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। विवाहिता का पति विदेश में रहता है और घर पर अकेली होने के कारण से टाइम पास के लिए ऑनलाइन गेम खेलती थी। इसी दौरान वो फ्री फायर गेम खेलने लगी और गेम के दौरान ही एक ग्रुप लव लाइफ से जुड़ गई। इस ग्रुप में उसकी जान पहचान तैयब खान से हुई। गेमर्स को कुरान पढ़ाने का टास्क, जीतने के आयातें पढ़ना जरूरी, गेमिंग के बहाने चैटिंग का जाल, फिर विवाहिता को प्रेम जाल में फांसा। विवाहिता का ब्रेन वॉश कर नाम बदला, हिंदू नाम को मुस्लिम नाम में बदला, फिर विवाहिता का धर्म परिवर्तन कराया।
पहले एक ग्रुप और अलग अलग धर्मों के नाम से आईडी बनाकर मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खिलाए जाते हैं। अगर कुछ लड़के गेम हार जाते हैं तो उन्हें कुरान की आयत पढ़ाई जाती है और उसके बाद उन्हें गेम जितवाकर कुरान का भरोसा दिखाया जाता है। इसके बाद मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से चैटिंग करते हैं और उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए बहलाते हैं। पीड़िता का आरोप है कि तैयब खान ने पहले उसको बताया कि वो अलीगढ़ का है और कपड़े की दुकान पर काम करता है। उससे दोस्ती होने पर वो घंटों उससे बात करने लगी और इंस्टाग्राम से जुड़ गई। इसके बाद वो ससुराल से अपने पीहर आकर रहने लगी। परिवार के बारे में जानकारी जुटाने के बाद तैयब ने उसे प्यार का झांसा दिया और इस्लाम कबूल करने के साथ नमाज पढ़ने का दबाव डाला। तैयब उसे धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताने लगा। इतना ही नहीं, उर्दू अरबी नहीं आने पर तैयब ने नमाज और दुआ पढ़ने के ऑनलाइन तरीके भी भेजे। फिर वो बुर्का जैसे गाउन मंगाकर पहनने लगी और अपना नाम भी हानिया रख लिया। इतना ही नहीं, उसने बिंदी लगाने के साथ मांग भरना भी छोड़ दिया। जब उसने पूजा पाठ करना बंद कर दिया तो परिजनों को उस पर शक होने लगा। उसके भाई ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें बहुत सी चीजें मिली। इसके बाद परिजनों ने एसपी को शिकायत दी है। मामला सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रकार की सोच हावी करना हो कि कहीं कहीं राजस्थान में तालिबान हावी होता जा रहा है, तालिबानी राज होता रहा है। आप देखिए कि कहाँ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है और रामनवमी जैसे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है सरकार। टोक मालपुरा में हो, जयपुर में हो, कई जगह हिंदू पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत हथियारों के साथ वहां कई त्योहारों पर पत्थरबाजी की, तलवारबाजी की, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं कहीं सरकार की कब्र के साथ धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी सामने आ